हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे इस चैनल F24 क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी का या फिर कह सकते हो क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा 7 मार्क्स का आता है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखोगे तो आपका जो ये टॉपिक है ना, जो कि बोर्ड एग्जाम में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आता है और इस टॉपिक का नाम है उत्सर्जन, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है और आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से एग्जाम में कर पाएंगे। और इससे संबंधित आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर और 3 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग ये वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखोगे तो ये मेरी पूरी गारंटी है आपसे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक का, आप उस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से करके आएंगे। तो टॉपिक हमारा है उत्सर्जन। देखो, ये जो टॉपिक हमारा है ना उत्सर्जन, ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी कि बायोलॉजी का जो चैप्टर फर्स्ट है ना, आप सभी को पता होगा बायोलॉजी का जो चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, उसका एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। तो देखो, उत्सर्जन को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको दैनिक जीवन से समझाता हूं, जिससे कि आपको जो बायोलॉजी है ना वो और अच्छे से समझ में आएगी, यानी कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। काफी सारे यूट्यूबर और काफी सारे टीचर ने आपको पढ़ाया भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, बट आपने इसको रटा होगा, बट आपने इसको समझा नहीं होगा। लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद में आपका पूरा गारंटी है मेरा कि ये टॉपिक आपको केवल रटने नहीं वाला है, आपको समझ में भी आने वाला है। और अगर ये टॉपिक आपके समझ में आ गया ना तो बोर्ड एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को समझा भी दोगे और कर भी लोगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको समझाते हैं दैनिक जीवन से। तो देखो, दैनिक जीवन से ये मतलब है कि जब भी आप लोग सुबह से शाम तक जो भी आप खाते हैं, मैं सीधी भाषा में प्रयोग करूंगा, तो जो भी आप खाते हैं ना, अब भैया उसको आप लोगों को बाहर निकालना होता है। मतलब कि सारी चीजें तो आपके शरीर में लगने नहीं वाली हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके शरीर में लगती हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके शरीर के बाहर निकल जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके शरीर से बाहर निकलती हैं वो एक क्रिया आपकी उत्सर्जन कहलाती है। आप जो भी खाते हैं, जो अच्छी चीज होती है वो आपके शरीर में लग जाती है, लेकिन जो चीज खराब होती है, अशुद्ध होती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, वो आपके शरीर से बाहर निकल जाती है। और जो ये बाहर निकलने की क्रिया होती है, यही क्रिया आपकी उत्सर्जन कहलाती है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है उत्सर्जन। इसका इंग्लिश मतलब होता है एक्सक्रेशन। देखो, एक्सक्रेशन कह लो या फिर उत्सर्जन कह लो, एक ही टॉपिक है और इसको इंग्लिश में समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे आप इंग्लिश भी पढ़ने वाले हो। ओके, तो देखो, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है भैया कि अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि भैया जो भी खाते हैं, और अक्सर ऐसा होता है हम जो भी खाते हैं वो पेट में तो नहीं बना रहता है ना, उसको हम लोग बाहर भी निकालते हैं, आपको पता है, आप सभी जानते हो, ठीक है। तो वो जो क्रिया कहलाती है आपके शरीर से बाहर निकलने वाली, वो उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, अब ये मत कहने लगना कि हम लोग शरीर से बहुत अलग अलग चीजें बाहर निकालते हैं। उसका मतलब ये है कि जो आप लोग फ्रेश होने जाते हो उस टाइम जो आप अपने शरीर से बाहर निकालते हो उसी को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। ओके, तो अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। बहुत इजी है। इसके बाद देखिए, हम लोग जो समझने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, पूछा जाएगा, वो जो टॉपिक है वो आपका है मानव में उत्सर्जन, यानी कि मानव में उत्सर्जन, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा आता है। ओके, चलिए समझते हैं मानव में उत्सर्जन क्या होता है। तो देखिए, मानव शरीर से उत्सर्जी अंगों द्वारा, यानी कि जो आपके मानव शरीर होता है, अब थोड़ा सा इसको अच्छे समझते हैं। देखो, जो आपका मानव का शरीर होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि आप किसी भी चक्की में आटा पिसवाने गए, अब आटा लेकर के, तो मतलब कि गेहूं पिसवाने गए, अब गेहूं तो लेकर के गए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भैया गेहूं लेकर के गए हैं, सीधा गेहूं वाले को दे दिया और सीधा आटा आपका बन जाता है। ऐसा तो नहीं होता है। सबसे पहले गेहूं वाला गेहूं को चक्की में डालता है और चक्की से आटा जब पिस जाता है तब आपके पास आता है ना। तो वही मतलब है कि मानव शरीर में जो भी आप खाते पीते हैं ना, तो जो बाहर निकालते हैं वो आपके होते हैं उत्सर्जी अंग। ठीक है, तो उत्सर्जी अंगों के द्वारा अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकलना, यही आपका उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छे समझ में आएगा। और आपको वीडियो को लाइक कर देना है बिल्कुल फ्री में, और हम आपकी पूरी की पूरी तैयारी फ्री में कराएंगे इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो भैया फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक पैसा नहीं लगने वाला। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी और आपको बोर्ड एग्जाम में 95+ मार्क्स तक एवरी सब्जेक्ट में पहुंचाया जाएगा। ठीक है, जिससे कि आप बेहतर स्कोर कर सको और अपने परिवार का नाम रोशन कर सको।
तो देखिए इसके बाद देखिए सामान्यतः जो वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग होते हैं, यही आपके क्या होते हैं, ये आपके उत्सर्जी अंग होते हैं जो कि उत्सर्जन तंत्र में भाग लेते हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, मूत्र मार्ग आदि उत्सर्जी अंग उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनको फिगर दिख रहा होगा कि भैया सर जी ने अभी तक फिगर नहीं बताया, क्योंकि फिगर समझना बहुत जरूरी है और सर जी ने वही नहीं बताया। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपके सामने इतना अच्छा फिगर लेकर के आया हूं और इस पूरे के पूरे फिगर से आपको इस पूरे के पूरे थ्योरी को मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, आप सबसे पहले ध्यान से समझना, यहां पर जो आपको ये फिगर दे रखा है इसी के माध्यम से मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है ना, ये और ये जो दिख रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं वृक्क। क्या कहते हैं इनको? ये दोनों ही आपके वृक्क हैं। अब आपको एक चीज इन दोनों को देखकर पता लग रही होगी कि भैया ये जो दोनों हमारे हैं किसी ना किसी बीज की तरह दिख रहे हैं, और वो जो बीज है हमको याद नहीं आ रहा कौन सा बीज है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये दोनों ही सेम के बीज के आकार के होते हैं। किस बीज के आकार के होते हैं? सेम के बीज के आकार के। ठीक है, इसके बाद देखो ये जो वृक्क हैं इनसे जुड़ी हुई हमारी ये मूत्र वाहिनियां हैं, जिनको मैंने आपको बताया था कि हमारे उत्सर्जी अंग है। ठीक है, तो वृक्क समझ लिया, और ये जो दिख रहे हैं ये आपकी मूत्र वाहिनी है। ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं ये एक जोड़ी होते हैं, यानी कि दो होती हैं। ओके, इसके बाद देखो ये जो आपको दिख रहा है ना सलजम जैसा, तो इसको हम लोग कहते हैं मूत्राशय। केवल इसको यहां से यहां तक की, इसको केवल गोल गोल जो दिख रहा है ना इसी को हम लोग मूत्राशय कहते हैं। और जो ये लास्ट में आपको दिख रहा है इसको हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं, जहां से आपका जो मूत्र होता है वो बाहर निकलता है। तो देखो आपको ज्यादा इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इतना समझना है इसमें कि भैया हमें डायग्राम कैसे बनाना है, एग्जाम में कैसे हम बना पाए, जिससे कि हमारा एग्जामिनर एक भी नंबर ना काटे और हमको जो थ्योरी लिखनी है वो भी हमें समझ में आ जाए। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, वृक्क के बारे में जान लेना कि वृक्क क्या होता है। ठीक है, और वृक्क में ही आपका जो मूत्र होता है वो बनता है। ओके, तो वृक्क के बारे में जान लेना है। इसके बाद में आप लोगों को मूत्र वाहिनी के बारे में जान लेना है, मूत्र मार्ग के बारे में जान लेना, मूत्राशय, इन सभी के बारे में जान लेना है। इसके बाद आपको यह समझना है कि जो हमारा मूत्र होता है वो किस तरीके से बाहर निकलता है, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। बस इन टॉपिक को लिख दो और बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर आपके आ जाएंगे। समझाने की गारंटी मेरी है और समझना आपको है। तो चलिए सबसे पहले हम कैसे समझेंगे इसको, इस पूरे डायग्राम को पहले समझ लो। इस पूरे डायग्राम का मतलब है कि मनुष्यों में उत्सर्जी अंग, ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें आपको समझाया गया मनुष्यों में उत्सर्जी अंग। और बाकी बात जो ये आपको नेम दिख रहे हैं तो इनका भी आप लोग मैं नाम बता देता हूं कि भैया जो आप लोगों को ये कार्टेक्स है, ये कार्टेक्स कहाँ है? तो देखो जो तीन परतें दिख रही है ना, तीन परतों के बीच में जो ये वाला भाग होता है ना, ये पूरा का पूरा ये वाला भाग एक्समैन, ठीक है, एक्चुअली ये वाला जो भाग होता है ये पूरा का पूरा कार्टेक्स होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको मेडुला दिख रहा है ना, तो जो ये तीसरी परत दिख रही है ये आपकी मेडुला होती है। ओके, और अगर हम बात करें पेविल्स की तो भैया ये जो गोल गोल दिख रहा है ना बिंदु आकार का, बिंदी के आकार का, ये आपका पेविल्स है। ओके, अगर हम रेनल सिरा की बात करें, सॉरी रीनल सिरा, तो ये जो आपको दिख रहा है ना ये यहां से लेकर के यहां तक ये आपका रीनल सिरा है। ठीक है, तो देखो डायग्राम आपको ज्यादा समझना नहीं है, डायग्राम में केवल और केवल ये समझना है कि भैया वृक्क कौन सा है और हमारी मूत्र वाहिनी कौन सी है और मूत्राशय और मूत्र मार्ग कौन सा है। इसके बाद गारंटी तो मेरी है ना समझाने की, आपको दिक्कत नहीं लेनी। चलिए इसके बाद आप लोग हेडिंग लगाएंगे कि मानव उत्सर्जी अंग निम्नलिखित तरीके से कार्य करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को वृक्क के बारे में समझाया था। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि वृक्क के बारे में अच्छे से समझना है। ठीक है, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं वृक्क के बारे में। जो आप लोगों का वृक्क होता है ये एक सेम के बीज के आकार का होता है। ठीक है, किसके बीज के आकार का? तो ये जो होता है आप लोगों का, एक मिनट, तो ये जो होता है ना आपका वृक्क, ये आपका होता है सेम के बीज के आकार का। ठीक है, और जो सेम का जो बीज होता है वो आप लोगों का कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो दिक्कत नहीं लेनी, आपको हर चीज समझाएंगे आपको। ठीक है, डिटेल से एकदम, कहीं पर आपको भटकने की जरूरत नहीं है, समझना है बस आपको। तो देखो वृक्क की संरचना सेम के बीज के समान होती है जो कि एक जोड़ी होते हैं। तो जो आपके वृक्क होते हैं वो एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया सभी लोगों को? अब देखिएगा भाई, ये जो वीडियो है ना मैंने रिकॉर्ड कर ली थी पहले से ही, देख सकते हो। ठीक है, लेकिन जो वॉइस था वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था। मैंने जब देखा जाके माइक में तो वॉइस ही नहीं रिकॉर्ड हुआ था। एनीवे मैं आपको तो दोबारा पढ़ा दूंगा ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी। ठीक है, देखो सबसे पहले समझना, जो आपका वृक्क होता है ये एक संरचना सेम के आकार की होती है। जो वृक्क की जो संरचना होती है ये सेम के बीज के आकार की होती है। ठीक है, और जो सेम का बीज होता है मैंने आपको बताया किस तरीके का होता है। अब ये बात आती है कि वृक्क कितने पाए जाते हैं, तो वृक्क भैया दो पाए जाते हैं, यानी एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, अब ये स्थित कहां होते हैं? तो जो वृक्क होते हैं रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं, और जो प्रत्येक वृक्क में
प्रत्येक वृक्क का मतलब है कि भैया वृक्क 2 पाए जाते हैं। ओके, वृक्क 2 पाए जाते हैं, इसका मतलब प्रत्येक वृक्क से मूत्र वाहिनियां निकलती हैं। ठीक है, 2 मूत्र वाहिनियां निकलती हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहां पर डायग्राम में बताया था। ये आपके वृक्क दे रखे हैं और इनसे ये मूत्र वाहिनियां निकल रही हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है कि भैया वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है और फिर मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल जाता है। देखो, सबसे पहले अच्छे समझना, मैंने आपको जो शुरुआत में डायग्राम बताया था, इस डायग्राम में मैंने ये बताया था कि जो आप लोगों का इतना भाग दे रखा ना, ये ऊपर वाला, ये आपका है मूत्राशय। ठीक है, यानी मूत्राशय। अब ये जो नीचे वाला इतना सिरा, लंबा लंबा सिरा दिख रहा है, ये आपका है मूत्र मार्ग। ठीक है, अब ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये मैं मानव की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये मैं मानव की बात कर रहा हूं। ओके, ये आपका मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र था। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया? मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनियों के बारे में बताया। अब ये समझ लेना, जो आप लोगों का वृक्क होता है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, समझ लिए। इसके बाद देखिए, ब्लैक पेन से जो मैंने लिखा हुआ है, इसको अच्छे समझना। इसको मैंने ब्लैक पेन से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि भैया यहां पर आप लोगों को समझना जरूरी है। प्रत्येक वृक्क में, ये देखिए थोड़ा सा गलत लिख गया है, इतना समझिए। प्रत्येक वृक्क में उत्सर्जन के लिए लाखों की संख्या में वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं। ये वृक्क नलिकाएं क्या हैं? अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी वृक्क नलिकाएं क्या होती हैं। इन वृक्क नलिकाओं को हम लोग बोमेन संपुट कहते हैं। आप थोड़ा समझना, जो आपका बोमेन संपुट होता है, इसका डायग्राम आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ राइट साइड में। ठीक है, तो जो राइट साइड में आपको डायग्राम दिख रहा है वो बोमेन संपुट का डायग्राम है। ठीक है, अब ये जो बोमेन संपुट आपका है ना, ये बोमेन संपुट, इसका डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो, इसके डायग्राम को आपको बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर कहीं से गूगल से इसको देख लेना है। देखने के बाद भैया इसको आपको क्या करना है? बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अब देखो, मैंने इस वीडियो में इसका डायग्राम इसलिए नहीं बताया क्योंकि जरूरी नहीं था। इसका डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आता है, आपसे केवल और केवल यही डायग्राम आपसे आता है बनाने के लिए, जो मैंने आपको बताया। अब यही डायग्राम आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना है, अदरवाइज आप लोगों को जो डायग्राम स्क्रीन पर दिख रहा था उसको बनाओ या ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको बनाने के लिए कभी नहीं कहता, केवल उसको मैंने आपको बताया क्योंकि बोमेन संपुट इस तरीके का होता है, वृक्क नलिकाएं इस तरीके के होती हैं जो कि लाखों की संख्या में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग आप लोग लगाएंगे कि वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, देखो मैं ये आपको पढ़ा चुका था बट वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुई थी, इस वजह से ये आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, एनीवे आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। फिर भी देखो, वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया टोटल कितने तरीके से होती है? टोटल 2 तरीके से होती है। ठीक है, टोटल 2 तरीके से होती है। अब समझेंगे किन किन तरीके से होती है। 2 तरीके से होती है, लेकिन इसको समझ लीजिए पहले कि मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर शरीर से बाहर निकालना है। देखो यहां पर जो आपका लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि जो आप लोगों का यहां पर समझिए कि जो आप लोगों का मूत्र होता है ना, ये मूत्र, ये आपका असल में रुधिर में ही पाया जाता है। ठीक है, ये रुधिर में ही पाया जाता है, बट ये रुधिर से छन करके बाहर निकलता है। अब इसमें से बहुत सारे अच्छे पदार्थ होते हैं और बहुत सारे गंदे, या फिर कह सकते हो बहुत सारे अपशिष्ट होते हैं और बहुत सारे अच्छे अणु भी होते हैं। अच्छे अणु जो होते हैं वो शरीर में चले जाते हैं वापस, खराब अणु मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो इन दोनों ही क्रियाओं को, यानी कि इस वृक्क में मूत्र बनने की जो प्रक्रिया है, इसको 2 तरीके से हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से एकदम। ठीक है, चलिए, तो मूत्र बनने की जो प्रक्रिया होती है वो 2 तरीके से होती है। मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया कि 2 तरीके से होती है। ठीक है, अब कौन कौन सी प्रक्रिया होती है तो समझिए। सबसे पहली प्रक्रिया आपकी दे रखी है परानी संयंदन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ठीक है, दूसरी है चयनित पुनः अवशोषण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन। ठीक है, सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन। अब जरा यहां यह समझना कि जो आपका परानी संयंदन होता है इसमें क्या होता है, चयनित पुनः अवशोषण में क्या होता है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो टोटल 7 नंबर में आएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को घबरा गए होंगे देख करके, इतना बड़ा क्वेश्चन। तो देखो, मैंने आपको कहीं रटाया तो है नहीं, मैंने सारा का सारा क्वेश्चन आपको समझाया है। तो जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो कोई दिक्कत नहीं, जब आपको समझ में आ रहा तो आप समझिए ना, आपको अच्छे से समझा रहे हैं एकदम, बिल्कुल बेसिक से एकदम अच्छे से। जिस तरीके से बायो पढ़ाई जाती है ना, उसी तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। परानी संयंदन का मतलब क्या होता है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब ये जो परानी संयंदन है, ये भैया मराठी भाषा से लिया गया एक शब्द है। ठीक है, जिसको हम लोग बायो में प्रयोग कर रहे हैं परानी संयंदन के रूप में। अब परानी संयंदन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, तो मोटी मोटी चीज मैं आपको बताऊं। परानी संयंदन में हम लोग जो भी आपके
सरल अणु होते हैं या फिर कह सकते हो छोटे अणु होते हैं, जिनका हमें कोई मतलब नहीं होता है, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, तो इनको हम लोग शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो यही प्राणी संयंत्रण की क्रिया में ये बेकार के अणु हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। चलिए समझते हैं बच्चों कि कैसे निकलते हैं बाहर। सबसे पहले पॉइंट में समझो कि बोमेन संपुट की जो दीवार होती है बहुत ही पतली होती है, जो एक फिल्टर की तरह कार्य करती है। ओके, दूसरा पॉइंट समझो कि वृक्क धमनी में आने वाला, अब जो आप लोगों को वृक्क धमनी दिख रहा है ना, ये वृक्क में पाई जाने वाली एक धमनी होती है। तो वृक्क धमनी में आने वाला जो रुधिर होता है ना, इसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन वृज्य पदार्थ होते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ। तो जो ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपका यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, ये सारे के सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जो प्राणी संयंत्रण की क्रिया होती है, इसमें हम लोगों को अपशिष्ट पदार्थ ही देखने को मिलते हैं, जो कि सरल होते हैं और छोटे अणु होते हैं। इसी वजह से ये बाहर निकल जाते हैं शरीर से। तीसरे पॉइंट में ये दे रखा है कि रुधिर के कोशिका गुच्छा में, या फिर कह सकते हो कोशिका गुच्छ में, जो रुधिर का कोशिका गुच्छ होता है, इसमें से प्रवाहित होने पर रुधिर जो होता है कोशिका गुच्छ से प्रवाहित होता है। अब समझना अच्छे से, जो रुधिर होता है कोशिका गुच्छ में से प्रवाहित होने पर बड़े जटिल अणु कोशिका के रुधिर में ही रह जाते हैं। जो बड़े जटिल अणु होते हैं बच्चों, वो रुधिर में ही रह जाते हैं, तथा जो सरल अणु होते हैं वो अमीनो अम्ल व यूरिया या यूरिक अम्ल, ये आप लोगों के क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, छन कर कह सकते हो, या फिर छन कर बोमेन संपुट में आ जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वृक्क नलिका। अब वृक्क नलिका के द्वारा ही जो आपका अपशिष्ट होता है, फिर कह सकते हो मूत्र होता है, मूत्र वाहिनियों में जाता है, मूत्र वाहिनियों के जाने के बाद मूत्राशय और मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो जो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, ये आपकी प्राणी संयंत्रण कहलाती है। तो बताइए, कोई भी आपको समझने में दिक्कत तकलीफ कुछ हुई? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया, एक एक पॉइंट को मैंने डिटेल से समझाया है कि भैया वृक्क धमनी में क्या होता है, वृक्क धमनी में क्या होता है, वृक्क धमनी में आने वाला जो भी रुधिर होता है, उसमें आपके वृज्य पदार्थ, नाइट्रोजनी वृज्य पदार्थ पाए जाते हैं, यूरिया व यूरिक अम्ल। ठीक है, ये सब बाहर निकल जाते हैं क्योंकि सरल अणु होते हैं, छोटे अणु होते हैं। ठीक है, इसके बाद भैया आप लोग हेडिंग लगाएंगे दूसरा नंबर वाली। तो दूसरी नंबर हेडिंग लगाएंगे आप लोग चयनित पुनः अवशोषण, जिसमें हम लोग समझेंगे जो हमारे अच्छे अणु होते हैं, इनका क्या होता है, इनको अवशोषित कर लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। चलिए आप लोग हेडिंग लगाइएगा चयनित पुनः अवशोषण। अब देखिए जो आप लोगों का ये पॉइंट दे रखा है चयनित पुनः अवशोषण, इसका मतलब होता है सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन। अब सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन में आपको पढ़ना है कि बोमेन संपुट के निस्यंदन में, यानी कि जो बोमेन संपुट होता है, इसके निस्यंदन का मतलब होता है कि जो प्रक्रिया होती है उसको लोग निस्यंदन कहते हैं। तो बोमेन संपुट के निस्यंदन में ग्लूकोज, जल, अमीनो अम्ल और लवण, ये आदि जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये भैया वापस कर लिए जाते हैं। अभी देखना, जैसे जैसे रुधिर वृक्क नलिका में प्रवाहित होता है, क्योंकि रुधिर में ही सारे के सारे आपके वृज्य पदार्थ और अच्छे पदार्थ होते हैं, तो जो रुधिर होता है ये जैसे जैसे वृक्क नलिका में प्रवाहित होता है, और ये उपयोगी पदार्थ, ये जितने भी उपयोगी पदार्थ होते हैं ना, ये वृक्क नलिका के चारों ओर बने कोशिका जाल द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। इनके द्वारा, कोशिका जाल के द्वारा, ठीक है, कोशिका जाल के द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब निस्यंदन में समझना कि निस्यंदन में उपस्थित जल भी पुनः अवशोषित हो जाता है। जो आप लोगों का निस्यंदन की प्रक्रिया होती है उसमें जल भी पुनः अवशोषित हो जाता है, जिससे होता क्या है कि भैया जो अच्छे अणु होते हैं वो आपके बाहर नहीं जा पाते, अंदर ही रह जाते हैं, जो शरीर में आपके लगते हैं। अब सब तो देखो, जो आपका शरीर होता है इसमें सारे के सारे अच्छे अणु तो होते नहीं है, तो ये मतलब है जो अच्छे अणु होते हैं वो तो बाहर निकल जाते हैं, सॉरी शरीर में लगते हैं, लेकिन जो आपके सरल अणु होते हैं, छोटे अणु होते हैं, जिनसे हमें कोई वास्ता नहीं, कोई काम नहीं, वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो जो पहली वाली क्रिया थी उसमें हम लोगों ने समझा था कि जो हमारे वृज्य पदार्थ हैं वो किस तरीके से हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। अब इसमें हमने समझा कि जो आपका चयनित पुनः अवशोषण है, इसमें हमने समझा कि भैया जो हमारे अच्छे अणु हैं वो किस तरीके से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो यही क्रिया हमारी जो होती है चयनित पुनः अवशोषण कहलाती है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को रेड पेन से, सॉरी ब्लैक पेन से मैंने लिखा हुआ है कि यूरिया व यूरिक अम्ल जैसे उत्सर्जी पदार्थ का पुनः अवशोषण नहीं होता है। जो आप लोगों के यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गए, इनका क्या होता है, इनका भैया पुनः अवशोषण नहीं होता है। ठीक है, इनका पुनः अवशोषण नहीं होता है, अतः ये पदार्थ वृक्क नलिका में ही रह जाते हैं। ठीक है, जो आप लोगों के यूरिया व यूरिक अम्ल जैसे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, इन्हें पुनः अवशोषण नहीं होता है, अतः ये पदार्थ वृक्क नलिका में ही रह जाते हैं, और ये तरल पदार्थ मूत्र कहलाते हैं, और यही बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने इस पूरे के पूरे टॉपिक का बड़े ही अच्छे से पोस्टमार्टम किया।
और इस डायग्राम को हमने बहुत अच्छे से समझा। इस डायग्राम की सहायता से आपको बोर्ड एग्जाम में इस 7 नंबर का क्वेश्चन करके आना है। अब जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्न से बनते हैं, इस टॉपिक से बनते हैं, उन सारे क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से बोर्ड एग्जाम में करके आओगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके माइंड में अब छप जाएगा अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा है तो उम्मीद है ये वीडियो को सभी को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय, गुड लक।